डियर स्टूडेंट्स, अपनों ने चट्टानों का अपक्षय देख लिया था कि कैसे चट्टानें टूटती है, विच्छेदित होती हैं। अब इन चट्टानों को अपने क्या करेंगे, मृदा में कन्वर्ट करेंगे कि मृदा कैसे बनेगी। मृदा कैसे बनेगी ये अपनों ने स्टार्टिंग में थोड़ी सी डेफिनेशन देखी थी कि मृदा क्या होता है। एक प्राकृतिक पिंड होता है जो प्राकृतिक बलों से क्या होता है, इसका क्या होता है, निर्माण होता है। या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं कि थल मंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे किस में काउंट करते हैं, अपने मृदा में काउंट करते हैं। लेकिन ये मृदा के अपने जो विभिन्न सेंसर स्तर देखते हैं, जैसे ओ सेंसर स्तर देखते हैं, ए सेंसर स्तर देखते हैं, बी देखते हैं, सी देखते हैं, उसके बाद में ठोस चट्टानें मिलती है। ये किस टाइप से बनते हैं, मतलब ए सेंसर स्तर का निर्माण कैसे होगा, उसमें कौन से अवयव पाए जाएंगे, कौन से खनिज पाए जाएंगे, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और मृदा की जो पूरी प्रोसेस है, यानी इसके विभिन्न सेंसर स्तर कैसे बनेंगे, उनके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन किसे कहेंगे, तो अपनों ने ह्यूमस देखा था कि ह्यूमस का निर्माण कैसे हो रहा था। ह्यूमस के निर्माण में क्या था कि जो मृदा के ऊपर, यानी जो भूपर्वृत्ति के ऊपर जो विभिन्न प्रकार के पत्तियां या अपने कह सकते हैं पेड़ों के अन्य भाग या फिर मृतक जीव जंतु या फिर अपने या फिर मानव द्वारा जो मलमूत्र त्यागे जाते हैं, उनका लगातार क्या होता रहता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदन होता रहता है। और विच्छेदन होने से उनका किसका निर्माण होता है, विच्छेदन होने से अपने को पता है कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इन कार्बनिक पदार्थों का बनना ही क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि पत्तियां, पौधे और पौधों के अन्य भाग तथा मृतक जीव जंतु का विच्छेदन तथा नवीनीकरण से क्या बनना, कार्बनिक पदार्थों का बनना या संश्लेषण होना क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन कहलाता है। अपने को पता है कि कोई भी ये मान लो ये क्या है, एक पृथ्वी का एक कोई हिस्सा है, पृथ्वी के एक हिस्से पर पेड़ पौधे की पत्तियां वो लगातार क्या प्रेजेंट है। यहाँ पर जंगलों में देखा ही होगा कि वहां पर क्या होती है, पेड़ पौधों की पत्तियां पाई जाती है। कोई जीव जंतु मर जाता है तो वो वहीं पर वैसे ही पड़ा रहता है। तो अब ये क्या होता रहता है, लगातार छोटे जीवों द्वारा इनका विच्छेदन होता रहता है। और विच्छेदन होने से किसका निर्माण होता है, तो अपने को पता है कि सबसे ऊपरी सेंसर स्तर कौन सी कहलाती है, ओ सेंसर स्तर कहलाता है। तो अपने कह सकते हैं ना कि ह्यूमिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस सेंसर स्तर के निर्माण के लिए सहायक होती है, ओ सेंसर स्तर के निर्माण के लिए सहायक होती है। क्यों, क्योंकि इसमें ओ सेंसर स्तर में क्या पाए जाते हैं, अधिकतर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और कार्बनिक पदार्थ बनेंगे कैसे, तो बनेंगे कैसे, तो जो छोटे जीव जंतु होते हैं वो लगातार क्या करते रहते हैं, जो पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई या फिर इनके अन्य भाग हो गई या कोई मरा हुआ जीव जंतु हो गया, उसको क्या करते रहते हैं, उसके पोषक तत्वों को खाते रहते हैं और उनको क्या करते रहते हैं, अन्य छोटे कणों में, यानी कहने का मतलब सड़ा गलाकर क्या कर देते हैं, अंत में मृदा में शामिल कर देते हैं। मृदा में शामिल कर देंगे तो मतलब ये प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया कहलाएगी। अब इस ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया से किस सेंसर स्तर का निर्माण हो रहा है, ओ सेंसर स्तर का निर्माण हो रहा है। इसलिए ओ सेंसर स्तर को अपने क्या बोल देते हैं, ह्यूमस सेंसर स्तर भी बोल देते हैं। ह्यूमस सेंसर स्तर भी क्या कह देते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, ह्यूमस पाए जाते हैं। ह्यूमस कहते हैं किसे है, तो कार्बनिक पदार्थों को ही क्या बोल देते हैं, अपने ह्यूमस बोल देते हैं। और बनते कैसे है, तो बनने की प्रोसेस यही है कि क्या होंगे कि छोटे जीव जंतु क्या करेंगे, पेड़ पौधे की पत्तियां या उसके अन्य भागों या जीव जंतु को क्या करते रहते हैं, लगातार विच्छेदित करते रहते हैं और कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते रहते हैं। कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण मतलब ह्यूमस का संश्लेषण। ह्यूमस का संश्लेषण मतलब किस परत पर हो रहा है ये, तो सबसे ऊपरी परत पर हो रहा है। और ऊपरी परत को अपने किस में काउंट करते हैं, ओ सेंसर स्तर में काउंट करते हैं। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं, अपने ह्यूमस सेंसर स्तर भी बोल देते हैं या ओ सेंसर स्तर भी बोल देते हैं। तो ह्यूमिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो किसके निर्माण में सहायक होगी, तो अपने कहेंगे कि ओ सेंसर स्तर के निर्माण में ह्यूमिफिकेशन की प्रक्रिया सहायक होगी। इससे तो अपने क्या हो गया, चलो एक सेंसर स्तर का निर्माण हो गया। अब उसके बाद में आता है निक्षालन। निक्षालन किसे कहते हैं, तो निक्षालन क्या होगा कि निक्षालन में जो ऊपर वाले कण प्रेजेंट है, मतलब ऊपर जो अवयव बने हैं, कार्बनिक पदार्थ बने हैं, जो भी बने हैं, कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे, अंतस्रावित प्रक्रिया द्वारा इसके निचले सेंसर स्तर, निचले सेंसर स्तर मतलब ओ सेंसर स्तर के बाद में कौन सा आता है, ए सेंसर स्तर, बी सेंसर स्तर, सी सेंसर स्तर, यही सेंसर स्तर आते हैं। तो इसके निचले सेंसर स्तरों में क्या होते जाएंगे, स्थानांतरित होते जाएंगे। वह प्रक्रिया जिसमें अवयव क्या होते हैं, अंतस्रावित प्रक्रिया द्वारा
ऊपरी सहस्त्र से निचले सहस्त्र में आते हैं उसे क्या बोल देते हैं अपने निक्षालन कह देते हैं। निक्षालन का अर्थ क्या होता है? तो निक्षालन का अर्थ होता है धुलाई से। और अपने जब कपड़े, अपने तो छोड़ो, आप जब कपड़े धोते होंगे तो आपने देखा ही होगा कि मेल होता है। जो मेल क्या होता है कि लगातार आपने देखते हैं कि पानी के नीचे पेंदे में जमा होने लग जाता है, यानी मेल कपड़े से निकलकर नीचे जमा होने लग जाता है। तो यही निक्षालन की प्रक्रिया। निक्षालन की प्रक्रिया में क्या होगा कि जो ऊपर वाले सहस्त्र में जो अवयव बने हैं वो क्या होते जाएंगे, निचले सहस्त्रों में जमा होते जाएंगे। इस प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? अपने निक्षालन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि ऊपरी सहस्त्र से अवयवों का अंतस्रावी प्रक्रिया द्वारा निचले सहस्त्रों में आने की क्रिया ही क्या कहलाती है? निक्षालन कहलाती है। जैसे जो सिलिका हो गया, सिलिका ओ सहस्त्र से किस में जमा होता है? ए सहस्त्र में जमा होता है। मतलब सिलिका SiO2 किससे? ओ सहस्त्र पर इसका निर्माण होता है, तो वो निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा। निक्षालन की प्रक्रिया होगी कैसे? तो अपने को पता है कि वर्षा आएगी। वर्षा क्या करती है? नीचे जल क्या होता है कि अवशोषित होता है मृदा द्वारा। तो जो ऊपरी स्तर पर सिलिका प्रेजेंट है तो वो जल के साथ बहकर क्या हो जाएगी? निचले सहस्त्रों में जमा होने लग जाएगी। इसलिए तो कहते हैं कि सिलिका होती है वो ओ सहस्त्र से बनकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? ए सहस्त्र से ए स्तर में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। देखो, जो भी क्रिया होती है सबसे पहले ओ सहस्त्र पर होती है। ओ सहस्त्र पर जिसका निर्माण हो गया है वो क्या करेगा? अन्य सहस्त्रों में कैसे भी करके जमा होता जाएगा। जैसे सिलिका बारिश के दौरान क्या हो गई? ए सहस्त्र में चली गई। अब बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, इतनी ज्यादा बारिश होने लगी कि जो मृदा है वो जल को अवशोषित करते हुए कहां तक पहुंच गई? ठोस चट्टान तक पहुंच गई। तो ठोस यानी सी के नीचे ठोस चट्टानें होती है, तो वो क्या करेगी? सिलिका धीरे धीरे इनके साथ साथ होकर सी सहस्त्र तक भी पहुंच सकती है, बी सहस्त्र तक भी पहुंच सकती है, ए सहस्त्र तक भी क्या हो सकती है? पहुंच सकती है। ये प्रक्रिया सारी किस में काउंट करेंगे? अपने निक्षालन में काउंट करेंगे। ऊपरी सहस्त्र से कोई अवयव का निचले सहस्त्रों में जाकर जमा होना क्या कहलाता है? निचली सहस्त्रों में जाना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। निक्षालन में होता क्या है? तो सिलिका ओ सहस्त्र से ए सहस्त्र में जाती है और क्ले होते हैं वो ए से बी में जाएंगे। क्ले होते हैं वो ए से बी में जाएंगे। इसे किस में काउंट कर लेंगे? अपने निक्षालन में भी काउंट कर सकते हैं और निक्षेपण में भी काउंट कर सकते हैं। निक्षेपण क्या होता है? तो निक्षेपण में क्या होगा कि जो निचले सहस्त्र में जो यौगिक प्रेजेंट हुए हैं, जो अवयव पहुंचे हैं, वो क्या होंगे? और निचले सहस्त्रों में जाकर जमा होने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने क्या थे? 4 सहस्त्र ले लेते हैं। पहला O, फिर A, P, फिर C। अब मान लो O सहस्त्र पर किसका निर्माण हुआ है? क्ले का निर्माण हुआ है। ये निक्षालन की प्रक्रिया से किस में पहुंचा? ए सहस्त्र में पहुंचा। कौन सी प्रक्रिया से? निक्षालन की प्रक्रिया से। निक्षालन की प्रक्रिया होती क्या है कि ऊपरी सहस्त्र के अवयवों का निचले सहस्त्र के अवयवों में पहुंचना क्या कहलाता है? निक्षालन कहलाता है। अब फिर जो ये क्ले पहुंचा है ए सहस्त्र के अंदर, वो क्ले क्या होगा? बी सहस्त्र में जाकर जमा होने लग जाएगा। इसे क्या बोल देंगे? अपने निक्षेपण बोल देंगे। इसे क्या बोलेंगे? अपने निक्षेपण बोलेंगे। निक्षेपण में क्या होता है? निक्षालन की प्रक्रिया में तो ऊपरी सहस्त्र से वो निचले सहस्त्रों में जाता है और एक जगह जमा होना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। निक्षेपण में होगा क्या कि जो निचले ऊपरी सहस्त्र से जो यौगिक आए हैं, जो अवयव आए हैं, वो अवयव क्या होंगे? एक निश्चित पर्टिकुलर सहस्त्र पर क्या हो जाएंगे? जमा होने लग जाएंगे। और जमा होंगे तो अपने को पता है कि एक सहस्त्र का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि निक्षालन और निक्षेपण प्रक्रिया क्या करती है? जो सहस्त्र होते हैं उनका निर्माण करती है। निक्षालन क्या करती है? अवयवों को नीचे भेजती है, निचले सहस्त्रों में भेजती है। और निक्षेपण क्या करता है? उन अवयवों को एक परत में डिवाइड कर देता है कि आपके रहने के लिए ये जगह है, आप यहीं रहोगे। फिर दूसरे अवयव होगा उसके लिए बोल देगा आपके लिए रहने की जगह ये, आप ये रहोगे। तो तभी अपने जब खुदाई करते हैं तो अपने देखते हैं कि एक में क्या होते हैं? कोई अवयव ज्यादा पाए जाते हैं, दूसरे में अवयव और कम पाए जाते हैं, उसकी मात्रा नहीं मिलती, तीसरे में अलग टाइप के अवयव मिलते हैं, चौथे सहस्त्र में अलग टाइप के अवयव मिलते हैं। तो ये कार्य कौन करता है? निक्षेपण करता है।
निक्षेपण क्या करता है कि जो अवयव आए हैं ऊपर वाले जो सेंसर स्तर से, उनको एक निश्चित पर्टिकुलर स्थान दे देता है कि आपको कहां पर, यहाँ पर एकत्रित होना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है। और निक्षालन ऊपरी सेंसर स्तरों से निचले सेंसर स्तरों में जाना, और निक्षेपण निचले सेंसर स्तरों में यौगिकों को क्या करना, जमा करना। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जो एल्यूमिनियम होते हैं, फेरस होते हैं, वो क्या रहते हैं, बी सेंसर स्तर में हमेशा जमा हो जाते हैं जाकर। यहाँ पर जैसे ओ सेंसर स्तर पर अगर फेरस एल्यूमिनियम का निर्माण हुआ है, तो फेरस एल्यूमिनियम क्या होंगे कि वर्षा के द्वारा किस में जमा होने लग जाएंगे, पहले तो पहुंचेंगे एस सेंसर स्तर में पहुंचेंगे, फिर एस सेंसर स्तर के बाद में और अधिक बारिश होगी तो वो बी सेंसर स्तर में क्या होने लग जाएंगे, जमा होने लग जाएंगे। निक्षालन की प्रक्रिया सब में भेजती है। निक्षालन की प्रक्रिया जो अवयव होते हैं उनको सब सेंसर स्तरों में भेजती है, लेकिन निक्षेपण क्या करता है, उनको एक पर्टिकुलर जगह में क्या करता है, एकत्रित लगने लग जाता है। मतलब कहता है कि आपको यहीं रहना है, इससे आगे आपकी कंडीशन बाउंडेड है, इससे आगे आप नहीं जा सकते। वो किस में काउंट करेंगे, निक्षेपण में। और निक्षालन की प्रक्रिया में बस अपने को क्या करना है, नीचे भेजना है। ठीक है, तो ये निक्षालन और निक्षेपण में अंतर ध्यान रखना। उसके बाद में आता है पोर्टजोलीकरण। अब ये पोर्टजोलीकरण क्या होता है, तो ये पोर्टजोलीकरण जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पोर्टोजोलो। और पोर्टोजोलो को अपने क्या बोलते हैं, राख जैसा। राख का मतलब क्या होता है कि क्षार, अगर कोई क्षार होता है किसी यौगिक से निष्कासित हो जाता है तो उसे किसमें, यानी क्षार टाइप का होता है। क्षार के निष्कासन होने से जो मृदा बनती है वो राख टाइप से मृदा बनती है। कोई मृदा अपने ऊपरी सेंसर स्तर पर कोई मृदा प्रेजेंट अपने मान लेते हैं, उसमें अगर जो क्षार पाए जाते हैं, क्षार कौन कौन से पाए जाएंगे, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसी प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इस टाइप के जो क्षार होंगे अगर वो क्या हो जाए, निष्कासित हो जाए और इनमें क्या रहे, एक राख जैसी दिखाई देने लग जाती है, उस मृदा को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, पोर्टोजोलीकरण वाले सेंसर स्तर में क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। इसमें होता क्या है, तो पोर्टोजोलीकरण की प्रक्रिया में इसमें ह्यूमस तथा सेक्सवी ऑक्साइड होता है, वो ऊपरी सेंसर स्तर से निचली सेंसर स्तरों में आकर क्या होने लग जाता है, जमा होने लग जाता है। ऊपरी सेंसर स्तरों से आकर क्या होने लग जाता है, निचली सेंसर स्तरों में जमा होने लग जाता है। आपने देखा ही होगा कि ऐसी मृदा कि अपने ऊपर जो मृदा देखते हैं तो वो क्या होती है, थोड़ी बारीक कणों में प्रेजेंट होती है। फिर नीचे वाली मृदा में अपने जैसे जैसे थोड़ी सी खुदाई करते जाते हैं तो एक राख टाइप से मृदा दिखती है कि उनके कणों का आकार साइज ही नहीं, पहचान ही नहीं पाते कि इनके कणों का आकार है भी या नहीं। यानी एक बुरबुरी टाइप से राख जैसी होगी जो हाथों पर क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। उसे किस में काउंट कर लेते हैं, अपने पोर्टोजोलीकरण में काउंट कर लेते हैं। इस ऊपरी परत पर अन्य टाइप के कितने टाइप के जो चट्टाने अपने पृथ्वी के अंदर प्रेजेंट है, उन चट्टानों में कितने टाइप के खनिज प्रेजेंट होंगे अपने काउंट नहीं कर सकते। उन खनिजों में कितने टाइप के अवयव होंगे अपने काउंट नहीं कर सकते। उन खनिजों में से जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो उनसे क्या निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, और खनिज से क्या निकलते हैं, ये अवयव निकलते हैं। और ये अवयव क्या होते जाते हैं, प्रक्रिया से अलग अलग प्रक्रिया से क्या होते जाते हैं, नीचे सेंसर स्तरों में जमा होते जाते हैं। तो पोर्टोजोलीकरण प्रक्रिया के अंदर सिर्फ सेक्सवी ऑक्साइड और क्या बोल सकते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस मतलब जो ऊपर निर्माण करके आए हैं अपने ह्यूमिफिकेशन प्रक्रिया से, ये दो टाइप के योग अवयवी क्या करेंगे, ऊपरी सेंसर स्तर से निचले सेंसर स्तरों में जाएंगे। और अन्य प्रक्रिया जैसे निक्षालन प्रक्रिया होगी, निक्षेपण प्रक्रिया होगी, उनसे ये क्या नहीं करेंगे, सेक्सवी ऑक्साइड नहीं जाएंगे। पोर्टोजोलीकरण प्रक्रिया होगी, पोर्टोजोलीकरण प्रक्रिया से अगर ये दो यौगिक, ये दो अवयव है जो क्या कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, निचले सेंसर स्तरों में जा रहे हैं, तो मतलब कौन सी प्रक्रिया चल रही है, पोर्टोजोलीकरण प्रक्रिया चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने कपड़े धोते हैं और कपड़ों में अपने को पता है कि कुछ कपड़े होते हैं वो आसानी से धुप जाते हैं और कुछ कपड़े होते हैं वो आसानी से नहीं धुपते। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कठोर जल ले लेते हैं तो कठोर जल से अगर साबुन का यूज करते हैं तो क्या नहीं होते, कपड़े नहीं धुपते। तो ऐसे अपने काउंट ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि सभी जल में अपने क्या कर सकते हैं, कपड़े को धो सकते हैं। अलग अलग जल होगा तभी अपने क्या कर सकते हैं, अलग अलग साबुन यूज कर सकते हैं। आप मार्जक कठोर जल के लिए यूज करेंगे तो साबुन क्या करेंगे, सामान्य जल के लिए यूज करेंगे। अब ये सामान्य जल के अंदर यानी जो कठोर जल है उसमें साबुन की प्रक्रिया से अगर मेल निकालना चाहे तो नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से सेक्सवी और ह्यूमस ऑक्साइड होंगे वो निक्षालन या निक्षेपण की प्रक्रिया से नीचे नहीं जा पाएंगे। पोर्टोजोलीकरण प्रक्रिया होगी, पोर्टोजोलीकरण प्रक्रिया से क्या होंगे, ये नीचे जाएंगे।
ऊपरी सहस्त्र स्तरों से किस में जाएंगे, निचले सहस्त्र स्तरों में जाएंगे। और इससे क्या होगा कि ऊपरी सहस्त्र स्तर से निचले सहस्त्र स्तरों में किसका निर्माण हो रहा है, ह्यूमस और सेक्सी ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब जो मृदा बनेगी जो निचले सहस्त्र स्तरों में, वो कौन सी होगी, सारी टाइप की मृदा होगी। ठीक है। तो उसके बाद में फोर्थ आता है लेडराइजेशन। फोर्थ लास्ट आता है अपना लेडराइजेशन। लेडराइजेशन में क्या होगा कि इस प्रक्रिया में फेरस एल्यूमिनियम ऊपरी सहस्त्र स्तरों में रहते हैं तथा सिलिका यानी सिलिका किस में चला जाता है, निचली सहस्त्र स्तरों में चला जाता है। फेरस एल्यूमिनियम ऊपरी सहस्त्र स्तरों में रहते हैं तथा सिलिका किस में चला जाता है, निचली सहस्त्र स्तरों में चला जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेगा कि लेडराइजेशन प्रक्रिया में कौन से अवयव ऊपरी सहस्त्र स्तर में रहते हैं। तो आप लिखोगे फेरस एल्यूमिनियम ऊपरी सहस्त्र स्तर में रहते हैं और क्या होता है, सिलिका I2 किस में चला जाता है, निचली सहस्त्र स्तरों में चला जाता है। सिलिका तो अपने को पता है कि क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन लेडराइजेशन क्या कर रहा है, जो फेरस एल्यूमिनियम हो रहा है उनको क्या कर रहा है, रोक रहा है। ऊपरी सहस्त्र स्तर पर क्या रहे, ये बने रहे, इसलिए उनको क्या करता है, रोकता है। और जो सामान्य प्रक्रिया में फेरस एल्यूमिनियम और अपने किस में काउंट कर सकते हैं, जो सिलिका है। अगर ये सिलिका तीनों क्या हो रहे हैं, निचले सहस्त्र स्तरों में जा रहे हैं, तो वो किस में काउंट कर लेते हैं, निक्सालन में काउंट कर लेते हैं। लेडराइजेशन में ये दोनों अवयव क्या रहेंगे, ऊपरी सहस्त्र स्तर पर प्रेजेंट रहेंगे और सिलिका क्या हो जाएगी, निचले सहस्त्र स्तरों में चली जाएगी, जिससे जो मृदा बनेगी वो कौन सी होगी, अम्लीय मृदा बनेगी। अम्लीय मृदा बनेगी और उसका रंग कैसा होगा, तो फेरस और एल्यूमिनियम के कारण उसका रंग कैसा होगा, लाल रंग होगा। अब आपसे पूछ ले कि कोई मृदा है वो लाल रंग की दिखाई दे रही है, क्या रीजन है, तो आप बोलोगे कि इस मृदा के अंदर क्या पाया जा रहा है कि फेरस ऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा पाई जा रही है। फेरस एल्यूमिनियम अवयव की मात्रा अधिक है, जिसके कारण उसका रंग क्या होता है, लाल होता है। लेडराइजेशन प्रक्रिया में क्या होता है, तो आप बोलोगे लेडराइजेशन में फेरस एल्यूमिनियम ऊपरी सहस्त्र स्तर पर रहते हैं, सिलिका निचली सहस्त्र स्तरों में चले जाते हैं। इस प्रकार से जिस मृदा का निर्माण होता है वो अम्लीय मृदा होती है और इसका रंग कौन सा होता है, लाल रंग होता है। और ये कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो उष्ण और अर्ध उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर वर्षा क्या होती रहती है, कंटिन्यू लगातार होती रहती है, जिसके कारण सिलिका क्या होता है, निक्सालन की प्रक्रिया से नीचे चला जाता है और एल्यूमिनियम और फेरस क्या रहते हैं, ऊपरी सहस्त्र स्तर में प्रेजेंट रहते हैं। कुछ मात्रा में नहीं जा पाते, कुछ मात्रा में पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं तो मतलब उस मृदा का स्वरूप कैसा हो जाता है, तो अम्लीय स्वरूप हो जाता है। अम्लीय स्वरूप होने के कारण और तथा उनमें कौन से यौगिक प्रेजेंट होने के कारण, एल्यूमिनियम और फेरस प्रेजेंट होने के कारण किस में काउंट कर लेते हैं, इन्हें लाल मृदा में काउंट कर लेते हैं। तो लेडराइजेशन में इतना ध्यान रखना है आपको, फेरस एल्यूमिनियम ऊपर रहेंगे, सिलिका नीचे चला जाएगा। और जो पोडोलॉजीकरण है उसमें क्या रखोगे कि ह्यूमस और सेक्स भी क्या होते हैं, ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, निक्सालन या अन्य प्रक्रिया से ऊपरी सहस्त्र स्तर से निचली सहस्त्र स्तर में चले जाते हैं। पोडोलॉजीकरण का अर्थ पूछ ले तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि राख जैसा। राख जैसा मतलब कि जो मृदा होती है, मृदा से अगर क्षार निष्कासित हो जाता है, क्षार जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये अगर निष्कासित हो जाता है तो उसका स्वरूप एक राख जैसा हो जाता है। इस प्रकार की मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, पोडोलॉजीकरण में काउंट कर लेते हैं। तो ये तो मृदा के निर्माण की 5 प्रक्रिया थी। उसके बाद में 2-3 और प्रक्रिया वो अपने कल करेंगे। इससे पहले स्टार्टिंग में मृदा निर्माण होता कैसे है, तो वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मृदा निर्माण प्राकृतिक बलों से क्या होता है, चट्टानों के अपघटन से होता है। तो इसकी 2 प्रक्रिया होती है, एक तो विनाशकारी प्रक्रिया होती है और एक निर्माणकारी प्रक्रिया होती है। तो विनाशकारी प्रक्रिया में क्या लिखोगे कि विनाशकारी प्रक्रिया में क्या होता है कि चट्टानों टूटती है, विच्छेदित होती है, उनका अपघटन होता है। कोई भी चीज अगर उस टूट रही है तो अपने को पता है कि उसका विनाश हो रहा है। चट्टान अगर टूट रही है तो इसका मतलब उसका विनाश हो रहा है, इसलिए चट्टानों का टूटना, विच्छेदित होना मृदा निर्माण की विनाशकारी प्रक्रिया में क्या होता है, शामिल किया जाता है। फिर निर्माणकारी प्रक्रिया कौन सी होगी, तो निर्माणकारी प्रक्रिया में जो टूटी हुई चट्टानें हैं वो क्या होती है, अन्य गतिक, जैसे जल हो गया, वर्षा होने पर जल होता है, या वायु शक्ति के कारण क्या होती है, लगातार कंटिन्यू उनको क्या करते रहते हैं, छोटे कणों को बहाते रहते हैं। छोटे कणों को बहाने के कारण क्या होता है कि उनकी
जो छोटे कण होते हैं उनकी रगड़ के कारण घर्षण होता है, और घर्षण के कारण छोटे छोटे कणों में वो क्या होने लग जाते हैं, विच्छेदित होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में क्योंकि मृदा का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे किस में काउंट कर लेंगे, निर्माणकारी प्रक्रिया में काउंट कर लेंगे। विनाशकारी प्रक्रिया टूटेगी, निर्माणकारी प्रक्रिया में मृदा का निर्माण होगा। तो ये पांचों चीजें आप पढ़ लेना और साथ में निर्माणकारी और विनाशकारी की थोड़ी सी लैंग्वेज देख लेना। थैंक यू।